हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष पांडे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं DEA में, डेली एडिटोरियल एनालिसिस बाय मनीष सर एंड ऑब्वियसली टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ इसरो एकेडमी। आज यू मे फाइंड मी a little low on energy but not low on enthusiasm because I'm feeling a little low, so please bear with me for this। और आज की डेट जैसे कि 24 अगस्त है। कल आपको आप लोग ज़्यादातर लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है। आपको पता होना चाहिए कि संडेज को एडिटोरियल कॉलम्स नहीं आते हैं। और वैसे भी कल की जो डेट थी कल की जो डेट था वो गणेश चतुर्थी के कारण कोई भी न्यूज़पेपर भी पब्लिश नहीं हुआ था। तो इसके लिए अब हम लोग कल कोई सेशन नहीं आया था। जिनको नहीं पता है वो लोग जान लें, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि फ्लो हम लोग का चलता है हमेशा की तरह कि हम लोग पहले जो पिछले क्लास से जुड़ा हुआ जो एंटोनिम सिनोनिम होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे एंटोनिम सिनोनिम। एंटोनिम सिनोनिम, पहले सिनोनिम से शुरुआत करेंगे। सिनोनिम्स में कौन कौन से हैं देखिए, लिखा हुआ है डिवोल्यूशन, ट्रैवेस्टी, रिकंसिलिएशन, अग्रीमेंट, पोर्टेंटुअस एंड इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो मैंने मीनिंग एक्सप्लेन की हुई है पिछले क्लास में, जाइए पिछला वीडियो देखिए, वो शायद परसों पड़ा था और उसमें मैंने एक एडिटोरियल सेशन डिस्कस किया था, उसको जाइए प्लीज़ देखिए और उसमें आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगी। तो डिवोल्यूशन, कोई भी चीज़ कमी आना। डिकेडेंस उसकी सिनोनिम होगा, मतलब किसी चीज़ में कमी लाना, दैट इज डिवोल्यूशन। और डिवोल्यूशन का पावर शेयरिंग से भी रिलेशन है। जब पावर को हम लोग नीचे डिवोल्यूट कर देते हैं, नीचे की तरफ सरका देते हैं, सिर्फ एक ही जगह पावर केंद्रित नहीं रह जाती है, तो उस केस में हम लोग डिवोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ डिटोरिएशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जब नीचे आती है, डिटेरियोरेट, इसका जो मेन वर्ब है वो डिटेरियोरेट है, DETERIORATE, डिटोरियोरेट, ठीक है। इस वर्ब को हम लोग इसी से यहाँ से आया डिटोरिएशन। डिक्लेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत ज़्यादा कॉमन यूसेज का नहीं है, इसलिए डिक्लेंशन याद रखिएगा। ट्रैवेस्टी, बर्लेस्क, इसको बर्लेस्क पढ़ते हैं, बर्लेस्क क्यों नहीं पढ़ते हैं, बर्लेस्क पढ़ते हैं, ठीक। फार्स, परवर्जन। परवर्जन आपने सुना होगा शायद, परवर्टिज्म परवर्जन से आया है। परवर्जन बताने की जरूरत नहीं है, मनचलापन इसको कहते हैं, ठीक, कुछ भी कह देना, ऐसा टाइप का। रिकंसिलिएशन, रीअप्रोचमेंट, अकॉर्ड, अग्रीमेंट। पोर्टेंचुअस, हॉन्टिंग, इंट्रीग्यूइंग एंड एपोकलिप्टिक। एपोकलिप्टिक मतलब एपोकलिप्स जानते हैं, एपोकलिप्स का मतलब क्या होता है, तबाही से भरा हुआ, वैसे एपोकलिप्टिक होता है, ठीक। पोर्टेंचुअस। इम्पेयरमेंट, कोई भी चीज़ में तबाह, मतलब कोई भी चीज़ में अगर कोई खराब हो जाए, कोई भी चीज़ इम्पेयर्ड हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं इम्पेयरमेंट, ठीक। तो वही रूइन होना, रूइनेशन से कहते हैं। व्रेकेज मतलब कि खराबी आना, एंड डैमेज एज यू ऑलरेडी नो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 5 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स थे जो पिछले क्लास से थे, हम इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। डिवोल्यूशन का एंटोनिम क्या होगा, अगर कोई चीज़ ऊपर जाएगी तो नीचे भी आएगी, नीचे आएगी तो क्या होगा, सॉरी नीचे जाएगी तो ऊपर जाएगी, तो उसका क्या होगा, एसेंट करना या असेंट करना, ठीक। इंक्रीज मतलब बढ़ोतरी, और राइज पता ही है। सीरियसनेस एंड सोलेमनिटी। रिकंसिलिएशन, डिसएग्रीमेंट, डिसेंशन, unprophetic, unpretentious, insignificant, and impairment, improvement, remedy and healing. So without wasting any time further in antonyms and synonyms, let's move to the next section, that is the question from previous class. इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया, कुछ लोग तो अटेम्प्ट करने से इतना भागते हैं, पता नहीं क्या इंग्लिश ऐसे उनको दौड़ा रही है मारने के लिए। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते, देखिए क्वेश्चन क्या किया था मैंने। क्वेश्चन बेटा देखो, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो एकदम एक रिग्रेस पैटर्न पे, एक रिग्रेसिव पैटर्न पे ना चल रहा हो। जैसा पहला पूछा जा रहा है वैसे ही पूछा जा रहा है, तो ये पैटर्न बदलता रहता है समय के हिसाब से। तो अगर मैं आपको उससे रूबरू करा रहा हूं तो व्हाई डोंट यू टेक इट सीरियसली। अब जैसे ये क्वेश्चन ही है, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने गलत क्यों कर दिया, क्योंकि वो डायरेक्टली यही सोचे कि सर एंटोनिम बता दो या सिनोनिम बता दो। जरूरी नहीं है एंटोनिम सिनोनिम, आप सिर्फ और सिर्फ ये देखो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जब तक आप क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं तब तक उसका आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन पढ़ो देखो क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग सिनोनिम। पहले देखो क्या लिखा है, रॉन्ग सिनोनिम। रॉन्ग का मतलब क्या है, गलत, और सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची। तो अगर पर्यायवाची खोजना है वो भी कौन सा, गलत, तो हमें खोजना क्या है, एक्चुअली में एंटोनिम खोजना है, ठीक। अगर मुझे एंटोनिम खोजना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो शब्द है हीडलेसनेस, इसका मुझे उल्टा खोजना पड़ेगा, या ऐसा शब्द खोजना पड़ेगा जो भले इसका उल्टा ना हो लेकिन इसका मिलता जुलता शब्द भी ना हो, क्योंकि मुझे यहाँ क्या खोजना है, रॉन्ग सिनोनिम। और यहीं पर बहुत सारे बच्चे फंस गए। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन बोल्ड। बोल्ड में जो लिखा है, सॉरी बोल्ड में अंडरलाइन में जो लिखा हुआ है, बोल्ड में भी है, ठीक है। बोल्ड मेंशन्ड इन द बिलो सेंटेंस। यहाँ पे हीडलेसनेस की बात कर रहा है, तो हीडलेसनेस का मतलब क्या हो, जो किसी की ना सुने, अपने मन की करे, दैट इज नोन एज हीडलेसनेस, ठीक। तो हर हीडलेसनेस पजल्ड एवरीवन। यहाँ पे हीडलेसनेस का मतलब क्या है, जो किसी की भी नहीं सुनता है। तो जो सबकी सुनता है उसको क्या कहते हैं, ओबीडियंस,
ठीक, ओबीडियंट या ओबीडियंस। तो इग्नोरेंस भी वही होता है, केयरलेसनेस भी होता है, डिसोबीडियंस भी वही होता है। तो तीनों सेम हो गए, तो तीनों सेम नहीं, हमें खोजना क्या है, रॉन्ग सिनोनिम। तो होगा क्या, हीडलेसनेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सवाल को, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए कि कौन सा सेंटेंस इसमें से राइट है। तो इन सारे सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है, ये आपको चेक करके बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िएगा तभी आंसर आएगा, अदरवाइज आप लोग प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, जैसे कि पिछले सवाल में फंस गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लिखा हुआ है फेलिंग ऑन फायर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट ये जो ट्रेजेडी है ये बहुत ही ज्यादा हार्ट रेंचिंग है, मतलब दिल को दुखा देने वाली है। ऑब्वियसली अगर किसी के फैमिली मेंबर्स में अगर कोई जिंदा जल जाए किसी जगह पे फंस करके, तो ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में आती है फैमिली, और बहुत डिफिकल्ट होता है। आप खुद के ऊपर इमेजिन करिए, सोचिए उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माई डीप हार्ट कॉन्डोलेंसेस टू ऑल दोज हु गेव अप देयर लाइव्स इन दिस पर्टिकुलर एक्सीडेंट। एंड हम लोग शुरू करते हैं इसका क्रिटिकल एनालिसिस, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फेलिंग ऑन फायर्स ऑब्वियसली कह रहा है कि भारत को या गवर्नमेंट को हमेशा ही सटारिकल कमेंट करते हैं, तो ये भी तरीके का सटायर है कि हम लोग आग की स्थिति में आज तक हमेशा फेल होते आए हैं और अभी भी हम लोग फेल ही हो गए। ठीक, मतलब कहने का मतलब ये है कि फायर्स की दशा में मतलब आए दिन हमारे यहाँ कुछ ना कोई ऐसी अप्रिय घटना होती रहती है जिसमें हमारी ही चूक होती है। तो जब हम अपनी चूक से पीछे हट जाएंगे, मतलब अपनी चूक को अपने तरफ से जितनी कमी उसको पूरी कर लेंगे, तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। तो ये एक सटायर है फेलिंग ऑन फायर्स। देखिए यहाँ पे शब्दों को ध्यान देते हैं, लिखा है कॉन्ट्रडिक्शन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, आइडियाज और फीचर्स विच आर अपोज टू वन अनदर। सिंपल भाषा में समझाता हूँ, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से विपरीत सोच रखता है उसको हम लोग कॉन्ट्रडिक्ट कहना। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि वो पढ़ा और फेल हो गया, तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है ना, मतलब पढ़ने के बाद भी फेल हो गया, तो वहां पे सेंटेंस होना कैसा चाहिए, वो पढ़ा लेकिन फेल हो गया, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन होता है, मतलब किया भी और उल्टा हो गया, तो वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है। ठीक है, तो अपनी ही बात को एक ऑपोजिट सोच में दिखाना, दैट इज कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक, सेफ्टी कोड्स। अब हालांकि यहाँ पे कोई ज्यादा था नहीं कोई ऐसा वोकैबुलरी जो मैं स्पेशल लेकर के आऊँ, तो मैंने सोचा कि सेफ्टी कोड्स को इंसर्ट कर देता हूँ। कोड्स एक्चुअली देखिए होता क्या है, कोई ऐसे सिस्टम को, रूल्स को, सेट ऑफ रूल्स को हम लोग कोड्स कहते हैं। तो सेफ्टी के साथ जुड़ा हुआ, तो मतलब कि सेफ्टी से जुड़े हुए जो रूल्स हैं या फिर जो गाइडलाइंस है उनको हम लोग सेफ्टी कोड्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि ऐसी क्या घटना हुई, तो श्रीशैलम में घटना हुई है। श्रीशैलम कहां पर है वो देखते हैं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बॉर्डर पर है। श्रीशैलम पावर प्लांट एक्सीडेंट अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ फायर सेफ्टी कोड्स। वेरी गुड, कह रहा है अंडरस्कोर्स, ये शब्द एक बार और आ चुका है। जो बच्चे एकदम अच्छे से फॉलो करते हैं मेरे सेशन को उनको पता होगा कि अंडरस्कोर्स का मतलब क्या होता है। अंडरस्कोर्स का मतलब कोई भी एक बड़ी सी चीज में से अगर किसी चीज को अंडरलाइन करके मैं पॉइंट आउट करके अगर दर्शाने की कोशिश करूं, दैट इज नोन एज अंडरस्कोरिंग। ठीक है, तो श्रीशैलम पावर प्लांट एक्सीडेंट कह रहा है कि जो पावर प्लांट जो एक्सीडेंट हुआ है वो दर्शाता है, क्या दर्शाता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फायर सेफ्टी कोड्स, मतलब कि फायर सेफ्टी से जुड़े हुए जितने भी नियम कानून है वो कितने इंपॉर्टेंट है, इन सबको ये दर्शाता है। ठीक, चलिए आगे शुरू करते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस का लिखा है, a fire in a hydroelectric station located close to unlimited quantities of water would seem to be a contradiction। बहुत बढ़िया, कह रहा है कि ये बिलीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। किस चीज को बिलीव करना, कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन, मतलब कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या होता है, हाइड्रो और इलेक्ट्रिक दो पार्ट में तोड़ दो। हाइड्रो मतलब पानी और इलेक्ट्रिक मतलब जो पानी से पैदा किया जाने वाला बिजली है, उसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, और स्टेशन मतलब जहां पे उसको पैदा किया जाए। तो कह रहा है कि अब ये बहुत ही मुश्किल होगा विश्वास करना, या फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन होगा, मतलब विपरीत वाली स्थिति बन जाएगी ये बिलीव करने में कि भैया जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है वहां पे अनलिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ वाटर होते हैं, मतलब ढेर सारा पानी, इतना पानी होता है कि मतलब कई गांव उसमें डूब जाए, लेकिन फिर भी वहां पे फायर लग जाता है। तो इस बात को विश्वास कर पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन क्या लिखा है, बट एज द डेडली ब्लेज इन द श्रीशैलम पावर प्लांट शोज, लेकिन जो कि डेडली ब्लेज की भी मीनिंग मैंने एक बार डिस्कस की हुई है इसके पहले, जो मीनिंग मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, मैं उसको हर बार नहीं लेकर के आऊंगा। आपको इतना अपने आप को सशक्त बनाना पड़ेगा कि आप लोग उसको याद रख सकें। ब्लेज का मतलब होता है फायर, बहुत बड़ा जो भड़कीला आग होता है उसको हम लोग फायर ब्लेज कहते हैं। कह रहा है कि बहुत जो डेडली मतलब जानलेवा जो ब्लेज था इन द श्रीशैलम पावर प्लांट शोज, मतलब दर्शाता है, दिखाता है कि द रिस्क इज वेरी रियल। कहने का मतलब यह है कि भले आपके बगल में ही पानी हो, लेकिन फिर भी आपकी प्यास नहीं, आपकी जो है वो आग को नहीं बुझा सकती। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हमें बहुत ज्यादा इसमें अपने तरफ से सजग रहने की जरूरत है और उसमें कुछ न कुछ सुधार करते रहने की जरूरत है। भले भी आप पानी के बगल में हो, लेकिन आग पे काबू वो पानी भी नहीं पा सका, रिस्क तो वहां पर भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 9 people
देखिए अगेन हार्ट रेंचिंग, 9 people including 5 engineers perished in the facility on the तेलंगाना आंध्र प्रदेश बॉर्डर। मतलब ये बताया भी मैंने कि श्रीशैलम कहाँ पर है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश बॉर्डर पे है, और वो लोग क्या करे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी, पेरिश कर गए। ठीक, कितने लोग, 5 इंजीनियर्स, और टोटल कितने लोग, 9 लोगों में से 5 इंजीनियर्स थे, वो सब लोग अपनी जान दे दी। कहाँ पर, एक फैसिलिटी। फैसिलिटी का मतलब सिर्फ सुविधा नहीं होता बेटा, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक काम रन किया जाता है उसको हम लोग फैसिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑन द तेलंगाना आंध्र प्रदेश बॉर्डर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एट 900 मेगावाट्स, मतलब कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, 900 मेगावाट्स की कैपेसिटी है। वन लाइनर्स में याद रख सकते हैं कि 900 मेगावाट की कैपेसिटी है किसकी, श्रीशैलम पावर प्लांट की। द प्लांट ऑन द लेफ्ट बैंक कनाल ऑफ कृष्णा, कह रहा है द प्लांट मतलब कि जो प्लांट है वो कहां पर है, लेफ्ट बैंक। ठीक, बैंक का मतलब क्या होता है, किनारा। देखो ये नदी है, ठीक, नदी का ये लेफ्ट बैंक हो गया और ये राइट बैंक हो गया। ठीक है, तो बैंक मतलब किनारा, लेफ्ट राइट दोनों होता है। वो ये नदी के किधर है, वो लेफ्ट इधर में था, तो लेफ्ट बैंक पे वो कैनाल था, सॉरी कैनाल, सॉरी कैनाल को बता देता हूँ। देखो कैनाल क्या होता है, पानी समुद्र, सॉरी समुद्र नहीं, रिवर के पानी को रोक करके एक रिजर्वोयर बनाते हैं, ठीक, जिसमें पानी इकट्ठा होता है, जिससे कि पानी नीचे की तरफ गिरता है फ्लो करके, जिसको जो टरबाइन के ऊपर गिरता है। तो टरबाइन जो है मूव करती है, जब टरबाइन मूव करेगी तो उसी से बिजली पैदा होगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैनाल कहते हैं। ठीक, सिंपल। नहर भी कह सकते हैं, कैनाल उसको कहते हैं, और ये लेकिन ये आर्टिफिशियल बनाया जाता है। ठीक है, तो ये लेफ्ट बैंक किस नदी के ऊपर है, कृष्णा नदी के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना पड़ सकता है। श्रीशैलम पावर प्लांट किस पे है, कृष्णा नदी के, वो भी किस बैंक पे, लेफ्ट बैंक पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 900 मेगावाट की कैपेसिटी है, is one of the biggest contributors to the Telangana State Power Generation Corporation। जैसे हमारे यहाँ यूपी में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीपीसीएल है, वैसे वहाँ पे तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन है। ठीक, अब वहाँ पे वो जो है सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स में से एक है, कौन, यही प्रोजेक्ट की बात कर रहा है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 900 मेगावाट। आगे बढ़ने से पहले यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में वर्ड्स देख लेते हैं, लिखा हुआ रैक्ट कॉज एक्सट्रीम पेन एंग्विश, मतलब कि बहुत ज्यादा दर्द और जो है दिल को दहला देने वाली कोई ऐसी घटना, उसके लिए हम लोग रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। रैक्ट। ओवरवेल्म्ड, देखिए ओवरवेल्म्ड की बहुत सारी मीनिंग होती है, उसको पॉजिटिव वे में भी इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव वे में भी इस्तेमाल करते हैं। देखो कैसे, ओवरवेल्म्ड का मतलब अगर किसी के आप एहसान तले दब जाओ, या फिर कोई आपको टोटली ओवर पावर कर दे, ओवर शैडो कर दे, उसको भी हम लोग ओवरवेल्म कर देते हैं। ठीक है, हिज जेस्चर वाज ओवरवेलमिंग, मतलब कि उसने मेरे लिए बहुत अच्छा जो है काम किया, तो मैं उसका जो जेस्चर जो है, उसका जो काम है उसने जो मेरे लिए किया, वो मुझे क्या लगा, ओवरवेलमिंग, मतलब मैं उसके एहसान तले दब गया, ऐसे टाइप में। ठीक, उसके अलावा इसका नेगेटिव सेंस में अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो लिखा है बरी और डाउन बीनीथ, बरी और ड्राउन, ड्राउन लिखा है, डाउन नहीं है, सॉरी मैंने डाउन पढ़ दिया, ड्राउन, ड्राउन का मतलब डुबा देना, बीनीथ ह्यूज मास ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज से उस चीज को ढक देना, पूरा एकदम बड़े से एकदम उसके अंदर दफन कर देना। ठीक है, तो दैट इज ओवरवेल्म। फ्ली, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्ली का मतलब क्या होता है, कहीं पर भी किसी सिचुएशन से भाग जाना, चोरी छुपे। ठीक, एक्सक्यूज मी, लिखा हुआ रन अवे फ्रॉम अ प्लेस और सिचुएशन ऑफ डेंजर, मतलब जब भी परेशानी आए तुरंत निकल लो। अब ये फ्ली में इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, फ्ली का सेकंड फॉर्म होता है FLED, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, याद रखिएगा। फ्ली फ्लेड होता है, थर्ड फॉर्म भी फ्लेड होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ता है, ठीक है, तेलंगाना स्टेट। ओके, अनदर ब्रांच सर्व्स आंध्र प्रदेश, तो उसमें 2 ब्रांच है। ठीक है, एक लेफ्ट बैंक पे है और एक राइट बैंक पे शायद। ठीक है, तो उसमें क्या है, दूसरा ब्रांच जो है वो आंध्र प्रदेश का, भी आपको पता होगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 स्टेट्स हो गए, तो आंध्र प्रदेश को सर्व करता है। कह रहा है व्हाट मेक्स द एक्सीडेंट मोर डिस्टर्बिंग इज दैट इट कम्स एज अनदर शॉक इन अ सीजन ऑफ डिजास्टर्स। ये बात तो एकदम एक्सेप्टेबल है। आपने ध्यान भी दिया होगा कि बहुत सारे डिजास्टर्स हो रहे हैं, जब से ये 2020 और ये जो पैंडेमिक का सीजन शुरू हुआ है, तब से इतने सारे डिजास्टर्स हुए हैं कि याद भी नहीं है। देखा, अभी गैस लीक हुआ, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें घटना घटित हुई। ठीक है, तो कह रहा है कि ये एक्सीडेंट जो है ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग बना देता है, मतलब बहुत ज्यादा दुखदाई बना देता है इस मामले में कि ये जो है अनदर शॉक इन द सीजन ऑफ डिजास्टर, मतलब ये डिजास्टर तो ऑलरेडी चल रहा है, जो कोविड-19 जो डिजास्टर इकोनॉमी का किया है, हमारे लाइफ का किया है, उसमें एक और डिजास्टर ने मतलब सोने पर सुहागा वाला हिसाब किताब बता रहा है। Industries and power plants in Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Telangana have been racked by accidents during the COVID-19 pandemic। मतलब इसके पहले भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। कहाँ, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना, मतलब मेनली सदर्न स्टेट्स की बात कर रहा है, वो सब रैक्ट हो गया। रैक्ट मतलब मीनिंग लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा दर्द दुख उनको मिला है। कब, बहुत सारे एक्सीडेंट्स के द्वारा, कब, इस पूरे पैंडेमिक की सिचुएशन के दौरान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखा, इन श्रीशैलम द फायर अपीयर्स टू हैव स्टार्टेड इन अ कंट्रोल पैनल ड्यूरिंग मेंटेनेंस। कह रहा है कि मेंटेनेंस के दौरान ही ये फायर शुरू हुई, ये आग शुरू हुई। कहां पे शुरू हुई, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या होता है,
कंप्यूटर वाला कंट्रोल पैनल नहीं। कंट्रोल पैनल किसी भी जगह को जब कोई कंट्रोल करता है उसको हम लोग कंट्रोल पैनल कहते हैं। सिंपल, देखा होगा आपने कई बार मूवीज वगैरह में पावर स्टेशन में बहुत सारे बटन और बहुत सारे लीवर्स लगे होते हैं, तो उसको हम लोग कंट्रोल पैनल कहते हैं, ठीक। और उसको कब मेंटेनेंस, जब उनको मेंटेन करने के लिए गए मेंटेनेंस करने वाले, तो फिर उस समय उसमें आग लग गई। अब छोटी सी आग थी, कैसे वो आगे देखता है। The victims were unable to make an exit, मतलब कि वो लोग वहां से निकल नहीं पाए। कौन लोग? विक्टिम्स, ठीक। थ्रू एन एस्केप टनल, वहां पे एक एस्केप टनल भी था। मतलब एस्केप टनल क्या होता है? ये मतलब तैयार किया जाता है ताकि किसी भी बुरी सिचुएशन में लोग वहां से बच के निकल सके। दैट इज एस्केप टनल। एस्केप मतलब निकल जाना। एंड वर ओवरवेल्म, मतलब अभी बताया मैंने ओवरवेल्म क्या, मतलब कोई भी चीज उसको आपको ढक दे। तो किसके द्वारा वो ओवरवेल्म हो गए? स्मोक, मतलब कि उनके चारों तरफ ढेर सारा सिर्फ धुआं ही था, ठीक है। कह रहा है while others at a different level could flee in time, कह रहा है कि हाँ देखो उसमें दो लेवल्स थे, मतलब कि जो लोग मेंटेनेंस कर रहे थे नीचे ऊपर हर जगह जाकर के, तो उसमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाला जो एरिया था वो लोग वहां से निकल नहीं पाए, जहां पे बहुत ज्यादा गैस भर गई। लेकिन जब उसको देखा गैस वहां से मतलब सॉरी स्मोक निकल रहा है, तो बाकी सारे लोग जो दूसरे लेवल पे थे वो लोग आराम से वहां से भाग पाए। फ्ली मतलब बता दिया, ठीक है। कह रहा है गोइंग बाय ऑफिशियल अकाउंट्स। गोइंग बाय ऑफिशियल अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ? देखिए ऑफिशियल अकाउंट्स का मतलब क्या है? कोई खाता थोड़ी खुल रहा है। अकाउंट्स का मतलब होता है वक्तव्य, स्टेटमेंट जिसे कह सकते हैं। तो अगर जो आधिकारिक जो स्टेटमेंट या वक्तव्य आया है, अगर मैं उसके ऊपर विश्वास करूं, गोइंग बाय का मतलब उसके ऊपर विश्वास करूं, तो क्या कह रहा है? द स्मोक मेड इट डिफिकल्ट। आगे देखते हैं। स्मोक मेड इट डिफिकल्ट इवन फॉर रेस्क्यू पर्सन, मतलब कि इतना ज्यादा धुआं हो गया था कि रेस्क्यू पर्सनल, मतलब कि जो लोग वहां बचाने के लिए भी गए थे वो लोग घुस ही नहीं पाए। टू एंटर द 4 स्टोरीड स्ट्रक्चर, मतलब कि वो जो प्लांट है वो कितने स्टोरी का था? स्टोरी मतलब वो कहानी वाला नहीं है, ठीक है। वो ये तल्लों की बात कर रहा है। कितने तल्लों का, कितने लेवल का? 4 लेवल की बिल्डिंग थी, जिसमें कि रेस्क्यू पर्सनल भी नहीं घुस पाए, इतना ज्यादा उसमें धुआं था। ये किसने बताया? जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया सरकार की तरफ से उसमें बताया गया, ठीक है। बिफोर आगे बढ़ते हैं, उससे आगे बढ़ने से पहले क्या? स्पेक्टिकल वो चश्मे वाला स्पेक्टिकल्स वाला नहीं है बेटा। इसका मतलब क्या होता है? एन इवेंट और सीन रिगार्डेड इन टर्म्स ऑफ इट्स विजुअल इंपैक्ट। देखो कोई भी चीज अगर आंख के सामने आपकी घटित होती है और वो एकदम हूबहू वर्णन करती है, तो उसको हम लोग स्पेक्टिकल कहते हैं। आंखों देखी जिसको कह सकते हैं, ठीक है। एंगल्स का मतलब होता है लील जाना। लील जाना मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी चीज आप मुंह में लिए, केला खा गए, अमरूद खा गए, समोसा खा गए, ठीक है, वो लील जाना वाला नहीं। लील जाना का मतलब हुआ कि कोई भी चीज जिसमें अपने आप को समाहित कर ले, ठीक। जैसे आग होता है, तो आग पूरे बिल्डिंग को लील जाती है, समाहित कर लेती है, उस केस में एंगल्स कर लेना, ठीक है। उसके अलावा मनूवर, देखिए मनूवर बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। मनूवरेबिलिटी और मनूवर ये आता है MANOEUVRE, ठीक। तो मनूवर का मतलब क्या होता है? आप जब भी अभी आप राफेल वगैरह की डील्स को पढ़ रहे होंगे अगर कभी, तो उसमें देखा होगा कि इसकी मनूवरेबिलिटी बहुत अच्छी है। मनूवरेबिलिटी का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी या कितनी तेज उसकी ब्रिस्क मूवमेंट है, तो मूवमेंट की बात करता है, ठीक। कि उसको आसानी से मोड़ा जा सके, घुमाया जा सके, दबाया जा सके, दैट इज नोन एज मनूवरेबिलिटी। देखिए एक्सप्लेन भी किया हुआ है, लिखा भी हुआ है। अ मूवमेंट और सीरीज ऑफ मूव्स रिक्वायरिंग स्किल एंड केयर, ठीक, जो बड़े आसानी से मूव कर सके, ठीक, दैट इज मनूवरेबिलिटी। प्रो की एक्चुअल मीनिंग अगर मैं बात करूं तो ये एक सर्जिकल इक्विपमेंट होता है, वहीं से ये शब्द आया है। वो एक इक्विपमेंट होता है। वो क्या करता है? वो इंसान की अगर जैसे सर्जरी वगैरह होती है तो उसमें इंसान को खोल करके उसमें वो स्टडी करता है, तो उसी से ये शब्द आया है। उसको हम लोग कहते हैं प्रोबिंग। प्रोबिंग का मतलब क्या होता है? सामने वाले से इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोबिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आप कस्टमर केयर में कॉल करते हो, तो वहां पे जब आप बताते हो कि मेरा टीवी नहीं चल रहा है या मेरा फोन नहीं चल रहा है, मेरा पैसा कट गया, तो वो आपसे क्या बोलता है? 10 सवाल पूछता है। तो 10 सवाल जो पूछता है वो क्या करने के लिए पूछता है? प्रोब करता है। वो उस प्रोसेस को प्रोबिंग कहते हैं, कि आपसे एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसको जान पाए, तो दैट इज प्रोबिंग, ठीक। एक्सप्लेन करो तो अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन इनटू अ क्राइम और अदर मैटर, मतलब कि एक डीप स्टडी या फिर इन्वेस्टिगेशन किसमें? या तो क्राइम में या तो किसी भी एक मुद्दे में। अब लैक्यूने, देखिए लैक्यूने का मतलब क्या होता है? लैक्यूने LACUNA। अब आप सोच रहे होंगे सर NA पे लिख दिया और यहाँ NE है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता रहा हूँ। LACUNAE। मैं हो सकता है इस पे आप लोगों को फंसा लूं किसी न किसी एग्जामिनेशन में, किसी न किसी क्वेश्चन में। लैक्यूना और लैक्यूने दो अलग अलग शब्द है। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, याद रखिएगा। लैक्यूना का प्लूरल लैक्यूने। इसका मतलब क्या होता है? एन अनफिल्ड स्पेस या अ गैप, मतलब एक जगह पर कोई गैप होना, दैट इज लैक्यूने, ठीक है। चलिए तो इस इन वर्ड्स को इस्तेमाल करके समझिए कोशिश करते हैं पैसेज में क्या लिखा हुआ है। मोरओवर videos made by staff present a spectacle of a small fire rapidly engulfing the working area। कहने का मतलब क्या है?
कि जो लोग वहां पे प्रेजेंट थे वो लोगों ने क्या किया, वीडियोस बनाए, आजकल बहुत प्रचलन में है, वो वहां के स्टाफ ने वीडियो बनाया और वो आंखों देखा हाल, स्पेक्टिकल का मतलब क्या होता है, आंखों देखा हाल बता रहा है किस चीज का, अ स्मॉल फायर, किसका, एक छोटी सी आग का, जो रैपिडली मतलब बहुत तेजी से क्या किया, लीन लिया किसको, द वर्किंग एरिया, मतलब पूरे वर्किंग एरिया को अपने अंदर समाहित कर लिया। छोटी सी आग थी, धीरे धीरे बढ़ के इतना बड़ा हो गया कि उसने पूरे एरिया को अपने अंदर समाहित कर लिया। ठीक है, कह रहा है ट्रैपिंग द पर्सोनल, मतलब कि जितने भी लोग कर्मचारी थे सबको ट्रैप कर लिया, मतलब वहां पे फंसा दिया, एंड लीविंग लिटिल रूम फॉर मनूवर, मतलब कि इतना ज्यादा आग फैल गई कि उसमें बहुत कम जगह बची कि वहां से बच करके निकला जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना हैज इंस्टीट्यूटेड सीआईडी इंक्वायरी, कहने का मतलब ये सीआईडी इंक्वायरी बना दी है किसने, तेलंगाना ने, 2 स्टेट्स इन्वॉल्व है इसमें। तो अपार्ट फ्रॉम द प्लांट्स ऑपरेटर्स ओन प्रूफ, मतलब कि प्लांट के जो ऑपरेटर हैं, मतलब कि जो लोग वहां काम करते हैं, जो लोग उसको चलाते हैं, वहां के जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने अपनी खुद की प्रोबिंग शुरू कर दी, मतलब उन्होंने खुद इंटरनल इंक्वायरी स्टैब्लिश कर दी है कि क्या चल रहा है। उसके अलावा तेलंगाना सरकार ने क्या किया है, एक एक्स्ट्रा स्टेप लिया है कि सीआईडी इंक्वायरी बिठा दी है। ठीक, बट एन एक्सटर्नल टेक्निकल ऑडिट विद नो conflicts of interest could better serve the objective। बहुत बढ़िया सेंटेंस है, ये राइटर का अपना पर्सनल व्यू है, उन्होंने ये सुझाया है कि अगर एक्सटर्नल टेक्निकल ऑडिट हो जाए, मतलब कि वहां के इंटरनल लोग नहीं और ना ही ये कोई, मान लो कोई अलग से कोई बॉडी आकर के उसको ऑडिट कर ले, मतलब उसको चेक कर ले, जिसमें कि कोई भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, मतलब कि जैसे कि आंध्र प्रदेश इसके ऊपर दोषारोपण न करे, वो उसके ऊपर दोषारोपण न करे, कोई एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी आकर के उसकी इंक्वायरी कर ले, उससे क्या होगा, उससे बढ़िया तरीके से उसके अंदर क्या हुआ, कैसे घटित हुआ, हर चीज जो उसका ऑब्जेक्टिव है इस प्रोब का, इस इंक्वायरी का, वो निकल करके सामने आएगा। ठीक, आइडेंटिफाइंग लैक्यूने, कह रहा है लैक्यूने भी बताया, गैप, आइडेंटिफाइंग लैक्यूने टू स्टॉप अ फ्यूचर कैटास्ट्रॉफ। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आने वाले समय में कभी भी ऐसी कोई घटना ना हो और उसमें एक गैप खोजा जा सके, ताकि फ्यूचर कैटास्ट्रॉफ, कैटास्ट्रॉफ मतलब जो अप्रिय घटना होती है, बहुत तबाही, उसको हम लोग कैटास्ट्रॉफ कहते हैं। तो ये कैटास्ट्रॉफ ही तो है, 9 लोगों की जान चली गई, ठीक, 9 लाइफ ही नहीं, 9 फैमिलीज भी तबाह हो गई, तो कैटास्ट्रॉफी है। तो कह रहा है कि इसको खोजना पड़ेगा, किसको, लैक्यूने को, और लैक्यूने मतलब क्या हुआ, गैप्स, गैप नहीं, गैप्स प्लूरल है। कह रहा है फिर इट कैन डिटरमाइन व्हाई द विक्टिम्स कुड नॉट मेक अ सेफ एग्जिट एज पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो कह रहा है कि अगर ऐसा, अगर मतलब इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ने इसको अगर किया तो उसका फायदा क्या होगा, कि उसमें हम डिटरमाइन कर पाएंगे क्यों विक्टिम्स सेफ एग्जिट नहीं कर पाए, मतलब बड़े आसानी से इजीली जान बचा करके, जो कि वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी फंस जाए, इतनी उसके पास सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए कि वहां से बिना किसी परेशानी के जान बचा के निकल पाए। ठीक है, अल्टीमेटली जान है तो जहान है, तो वही चीज खोजना है कि भैया ऐसा क्यों नहीं हो पाया। अब कह रहा है लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर यूजुअली बिल्ट वेल बिलो सरफेस लेवल। देखिए अब इसका स्ट्रक्चर समझिए, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं वो जो है सरफेस, जो मेन जो सरफेस होता है उससे थोड़ा सा नीचे में बनते हैं। ठीक, वेयर जनरेशन, जहां पे क्या होता है, बिजली का उत्पादन होता है, जनरेशन मतलब उत्पादन, कंट्रोल होता है, मतलब वहां से उसको कंट्रोल भी करते हैं, और आगे क्या कह रहा है, एंड ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, ट्रांसमिशन का मतलब जिस चीज से उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। देखिए ट्रांसमिशन और ट्रांसपोर्ट में अंतर होता है, कोई भी चीज अगर फिजिकली ऊपर से ट्रांसपोर्ट लेके जाई जाती है, इधर से वहां पहुंचाया जाता है, तो उस केस में लोग ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन ट्रांसमिशन इंटरनली होता है, जैसे पाइप्स वगैरह से होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि आपका जो मोबाइल में डेटा आता है वो क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। तो दैट इज ट्रांसमिशन, मतलब कि वो बिजली उत्पादन भी होता है और तार के थ्रू उसको ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये तीनों इक्विपमेंट कहां होते हैं, नीचे अंडरग्राउंड में, ठीक, लोकेटेड होता है। या देखिए ट्रांसमिशन समझा दिया मैंने, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग समथिंग और टू द स्टेट ऑफ बीइंग ट्रांसमिटेड। पोर्टेबल बताने की जरूरत नहीं है, कोई भी हर चीज पोर्टेबल होती जा रही है, मतलब कि उसको बड़े आराम से इधर उधर ले जाने के योग्य जो होता है उसको लोग पोर्टेबल कहते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया, पहले लैपटॉप कई तल्लों का था, अब लैपटॉप छोटे छोटे आ गए, मोबाइल हाथ में आ गया। वैसे ही नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन सा हो, एक कॉमन स्टैंडर्ड्स को हम लोग नॉर्म्स कहते हैं। सेफ्टी नॉर्म्स, तो मतलब कॉमन जो सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग बनानी है तो ऑब्वियसली उसमें पार्किंग भी देनी है, ठीक, उसमें फायर फाइटिंग इक्विपमेंट देने हैं, तो ये सब चीजें क्या नॉर्म्स कहलाएगी, जो कि नॉर्मल है, स्पेशल नहीं है। वेंटिलेशन, जहां से हवा आर पार होने की जरूरत हो, मतलब की जगह है, उसको हम लोग वेंटिलेशन कहते हैं। अगर मैं कहूं दिस रूम हैज नो वेंटिलेशन, का मतलब क्या है कि यहां से हवा पास होने की जरूरत की जगह नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज इन्फर्नो। इन्फर्नो का मतलब क्या हुआ, अ प्लेस और सिचुएशन दैट इज टू हॉट, क्योटिक और नॉइजी। अगर कहीं पे बहुत भयानक आग लग जाती है तो उसको भी हम लोग इन्फर्नो से रेफर करते हैं, वाइल्ड फायर कह सकते हैं। ठीक, अ प्लेस और सिचुएशन दैट इज टू हॉट, मतलब बहुत ज्यादा गर्म हो या फिर क्योटिक हो, क्योस मचाओ मतलब कि हो हल्ला मचाओ, या फिर बहुत नॉइजी हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है। हैंडलिंग अ फायर बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड इन सच सर्कमस्टेंसेस। कह रहा ऑब्वियसली ये जो है फायर को हैंडल करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। कैसे सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में जहां पे जो तीनों चीजें जो है जमीन धरती के मतलब सरफेस लेवल के नीचे जब रहती है।
ठीक, देखिए ये IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, इसको हम लोग कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ऐसे कुछ करके इसकी मीनिंग है, सॉरी स्पेलिंग है, इसकी फुल फॉर्म है, तो इसको ये ज्यादा रिलेवेंस का है नहीं, मुझे पता नहीं है, मैं जीएस पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो IEEE याद कर लीजिएगा आप लोग क्या है एक्चुअली में, बस ये इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड है, ठीक, जिसमें कि जो कि मेंटेन किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो IEEE स्टैंडर्ड्स यूएस का है, ये मैं इतना जानता हूँ, यूएसए से ओरिजिनेट हुआ है इसको। तो कह रहा है कि उस स्टैंडर्ड के लिए फॉर सब स्टेशन फॉर फायर प्रोटेक्शन, मतलब इन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया है, मतलब इससे नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए। किसके लिए? सब स्टेशन मतलब एक जैसे जहां पर एक्चुअली में बिजली प्रोड्यूस होती है उसको स्टेशन कहते हैं, पावर स्टेशन, उसके नीचे सब स्टेशन होता है, ठीक। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने एक क्वार्टर सेंचुरी अगो, मतलब कि उन्होंने जो स्टैंडर्ड्स बनाए थे, ठीक, वो कब हुए थे? अब क्वार्टर सेंचुरी अगो, क्वार्टर सेंचुरी मतलब सेंचुरी मतलब 100 और क्वार्टर मतलब 25, तो 25 साल पहले ये बना गया था। ले डाउन नॉर्म्स फॉर फिक्स्ड एंड पोर्टेबल वेंटिलेशन सिस्टम दैट कैन रिमूव हेवी स्मोक, मतलब 25 साल पहले ही उन्होंने ये नॉर्म्स बना दिए थे कि एक फिक्स जगह होनी चाहिए और पोर्टेबल भी वेंटिलेशन होना चाहिए जो कि बड़े आसानी से स्मोक को वहां से निकाल सके, ठीक। फिर क्या कह रहा है? एज सीन इन श्रीशैलम, तो श्रीशैलम में जिस चीज को देखा गया कि वहां पर इस चीज की एब्सेंस थी, ठीक है। यूज ऑफ फायर रिटार्डेंट मटेरियल्स इन कंस्ट्रक्शन ड्यूअल एक्सिस, तो ये क्या कर रहा है कि हमें ये सीख दे रहा है कि ऐसा क्या क्या हम लोग कर सकते हैं जो वहां पे बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या वहां पे थी कि नहीं थी, वो देखने लायक होगा। फायर रिटार्डेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, रिटार्डेंट का सिंपल मीनिंग होता है कोई भी चीज आग बुझाने से रिलेटेड है। फायर रिटार्डेंट जो आग बुझाने के लिए मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग फायर रिटार्डेंट्स कहते हैं, ठीक। वो वहां पे कंस्ट्रक्शन के दौरान वैसा मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक, जो कि आग पे जैसे फायर रिटार्डेंट क्या कह सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वो क्या आग को रोक देता है। तो ऐसे ही कुछ मटेरियल्स जो साइंटिफिकली प्रूवन हो कि वो फायर रिटार्डेंट है, मतलब फायर को और प्रोवोक या प्रमोट ना करे बल्कि वो क्या करे, उसका उल्टा करे। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन में डुअल एग्जिट्स होना चाहिए, मतलब सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होना चाहिए बाहर निकलने का, उसके डुअल एग्जिट्स हो। इजी वर्टिकल एस्केप रूट्स, मतलब कि एक वर्टिकल मतलब कि ऊपर की तरफ भी सीढ़ी वीढ़ी भी हो जिसमें कि ऊपर की तरफ निकल करके भाग सके, ठीक। यूजिंग स्टेयरकेस एंड अलार्म सिस्टम्स, मतलब कि सब चीजें होनी चाहिए, क्या मिनिमम सेफ्टी कोर्स, मतलब इतना तो मिनिमम चीजें होनी चाहिए, ठीक। कह रहा है वेदर दीज फीचर्स वर अवेलेबल, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या वो फीचर्स अवेलेबल थे, कहां पे? इन तेलंगाना पावर प्लांट। इफ दे वर, और अगर थे व्हाई द पर्सनल कुड नॉट यूज देम, क्यों वो पर्सनल उसको इस्तेमाल नहीं कर सके? तो क्विकली एस्केप, वहां से जल्दी से निकल जाने के लिए दी इन्फर्नो बता दिया कि बहुत मतलब आग वाली सिचुएशन शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, मतलब इस बात को इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है कि क्या वहां पे इक्विपमेंट थे, अगर नहीं थे तो मतलब थे तो वो लोग क्यों वहां से निकल नहीं पाए, और अगर नहीं थे तो ऑब्वियसली दिस इज आवर फॉल्ट एंड इट नीड्स टू बी रेक्टिफाइड, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट फिर से वर्ड्स देखिए लिखा है रिव्यू का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को बोलते हैं ना यार मूवी का रिव्यू दे रहा हूं, रिव्यू का मतलब क्या होता है? फॉर्मल असेसमेंट ऑफ समथिंग, मतलब कि किसी भी चीज को नॉर्मली असेस करना कि वो कितना बढ़िया है कितना खराब है, ठीक। एक्सटेंसिव कवरिंग एंड और अफेक्टिंग अ लार्ज एरिया, मतलब कि जो एक्सटेंसिव जो बहुत ज्यादा एरिया को कवर करता है उसको हम लोग एक्सटेंसिव कहते हैं, ठीक है। एंड लास्ट दैट इज रिगरस एक्सट्रीमली थॉरो एंड केयरफुल, किसी भी चीज को अगर बहुत ज्यादा डीप में और केयरफुली स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज रिगरस। और ये भी नहीं होता है, रिगरस का मतलब कठोर भी होता है, ठीक है। तो रिगरस का मतलब कठोर भी होता है, जैसे बोलते हैं ना कि इनको 5 साल की रिगरस पनिशमेंट मिली है, तो रिगरस पनिशमेंट का मतलब क्या हुआ? पनिशमेंट तो मिली लेकिन रिगरस मतलब जिसमें आपको बहुत ज्यादा मतलब जितनी भी चीजें हैं उसमें सब कुछ करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा आपको, एकदम थका देने वाला पनिशमेंट, तो उसको रिगरस कह सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डैम फायर इज प्राइमरी द स्टेट गवर्नमेंट रिस्पांसिबिलिटी, कह रहा है कि डैम फायर जो है वो किसकी रिस्पांसिबिलिटी है? प्राइमरीली मतलब शुरू मतलब एकदम मेन रिस्पांसिबिलिटी किसकी आती है? किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की। बट द सेंटर शुड टेक द अपॉर्चुनिटी, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अगर स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी आती है तो सेंट्रल कुछ नहीं करेगा। इसमें ये बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दे रहा है कि सेंटर को इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, ठीक। क्या किस चीज के लिए? रिव्यू सेफ्टी इन प्लेसेस सच एज झारखंड। अब श्रीशैलम को कंपेयर करके दूसरे जगह से रिलेट कर रहा है कि झारखंड जो कि बहुत ज्यादा प्रोन टू है किसको? जो ऐसे एक्सीडेंट्स को प्रोन टू, मतलब बहुत ज्यादा आराम से ऐसे एक्सीडेंट्स वहां पे हो सकते हैं क्योंकि सेफ्टी मेजर्स ऑब्वियसली थोड़ा सा बैकवर्ड स्टेट है, थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड स्टेट है, तो वैसे वहां पे बहुत सारे ऐसे घटनाएं होती रहती हैं। तो इसका फायदा उठाना चाहिए किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो क्या करे? रिव्यू करे, फिर से स्टडी करे कि एक्चुअली में ऐसे झारखंड जैसे प्लेसेस पे क्या सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम है कि नहीं है। कह रहा है वेयर एक्सटेंसिव अंडरग्राउंड, मतलब कि जहां पे बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंदर कोल फील्ड्स फायर होते हैं। कोल फील्ड मतलब कोल फील्ड जहां अंदर से कोयला निकाल रहा है वहां पे आग लग जाती है, सोचिए कितनी तपिश वहां पे होगी, कितने लोग झुलस के मर जाते होंगे, ठीक। उसने क्या किया? इफेक्ट किया, मतलब असर डाला है किसके ऊपर? रिमोट कम्युनिटीज, मतलब कि वहां की जो दूर दराज में रहने वाली जो कम्युनिटीज हैं, आसपास जो रहने वाली कम्युनिटीज हैं, जैसे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह हैं जो वहां पे रहते हैं, उनके लाइफ के उनके जीवनचर्या पे उसमें बहुत ज्यादा असर डाला है।
कह रहा है इंडिया लूजेस मेनी लाइव्स टू फायर्स ईच ईयर, मतलब कि हर साल भारत में कितने लोग 12,748 लोग कहाँ मरते हैं एक्सीडेंटल डेथ्स, कब, फायर्स में, ठीक। और वो कब मरे, 2018 में, ठीक। कह रहा नियरली डबल द नंबर कॉज्ड बाय फोर्स ऑफ नेचर, मतलब कि जितने फोर्स ऑफ नेचर होते हैं, फोर्स ऑफ नेचर का मतलब क्या हुआ, जो मान लो जंगल में आग लगी, तो जंगल में आग तो इंसान लगाता नहीं है, इंसान गलती से लगता नहीं है, कभी कभी इंसान गलती से लगता है, लेकिन ज्यादातर जो होता है वो नेचुरल फायर होता है। तो ऐसे बहुत सारे नेचुरल कॉजेस होता है, बिजली गिर गई, ठीक, इलेक्ट्रोक्यूशन जिसको कहते हैं, और बिजली गिर गई तो उसको नेचुरल डेथ मानी जाएगी, क्योंकि उसमें तो किसी का बस है नहीं। तो ऐसी मौतें जितनी भी होती हैं, इनसे तो कम ही आंकड़ा होना चाहिए ना, जो हमारे हाथ में कंट्रोल में है। तो कहने का मतलब ये है कि एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि जितने भी लोग फोर्सेस ऑफ नेचर, मतलब कि जो नेचर के कारण मरते हैं, उनसे डबल लोग, यानी कि 12,748 लोग हमारी कमियों के कारण मर गए। मतलब कि इतने सारे लोगों का डेथ कैसे हो गया, एक्सीडेंट्स में, जो हमारे द्वारा कंट्रोल किए जा सकते थे, ठीक। अभी एनसीआरबी कौन है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसको एनसीआरबी का फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक। उनका ये डेटा पब्लिश होता है, कौन कितने कहाँ कितना क्राइम हुआ वगैरह वगैरह, ठीक। अब लास्ट फाइनल स्टेटमेंट, conclusive statement, only rigorous adherence to safety codes can reduce this shocking toll। टोल को बताने की जरूरत नहीं है, संख्या को। तो कह रहा है कि ये जो शॉकिंग टोल है, जो हर बार हमें इतने लोगों की मृत्यु दिखाता है कि 12,748 लोग जो जिंदा बच सकते थे उनकी मृत्यु हो गई, उनको सिर्फ कौन बचा सकता है, कि अगर हम सेफ्टी कोड्स को एकदम रिलीजियसली, एकदम केयरफुली और एक्सट्रीमली थॉरोली पढ़ के फॉलो करें, तो ऐसी घटनाएं फ्यूचर में होने से बिल्कुल बचाई जा सकती हैं और इतनी सारी लाइफ बच सकती है, ठीक है। तो चलिए आज का स्टेटमेंट हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टेटमेंट मेरा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। एंड कल उसी तरीके से 25 अगस्त को मैं लेकर के आऊँगा एक और नए सेशन के साथ, और आज के क्वेश्चन को प्लीज़ अटेंड करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय हिंद।